हेलो एवरीवन, चंद्रा क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चंद्रा क्लासेज प्रयागराज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी लेकर आया है। इस मंच के माध्यम से आप लोगों को सुपर टेट की इंग्लिश की क्लास अब रेगुलर मिलेगी। बाकी जो भी सुपर टेट में जो सिलेबस हैं, जो पोर्शन है, वो क्रमबद्ध तरीके से आपको अलग अलग टीचर्स के द्वारा, विशेषज्ञ के द्वारा मिलेगी। आज हमारा आपका परिचय हो रहा है। हम सबसे पहले हम आपको ये बता दें, थंबनेल पर जैसे आप लोग दिख रहे हैं के सिंह यानी कृष्ण कुमार सिंह, आप लोगों को हम सुपर टेट के लिए इंग्लिश पढ़ाएंगे और इंग्लिश की क्लासेज एकदम बेसिक टू एडवांस होगी। जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है वो शुरू से लास्ट तक सारी चीज़ें हम एक क्रमबद्ध तरीके से देते चलेंगे। अगर आप लोग इस क्लास को रेगुलर करते हैं, रेगुलर बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंग्लिश आपका कोई बैकग्राउंड रहा हो या ना रहा हो, हर कंडीशन में आपकी फेवरेट सब्जेक्ट मैं बनाकर छोड़ूंगा। और इंग्लिश का वैसे भी आपको चाहे एग्ज़ाम के एंगल से देखा जाए, चाहे व्यवहारिक एंगल से, इंग्लिश तो सबके लिए पढ़ना अनिवार्य होता है। कारण क्या, आप टीचर बनेंगे, कहीं पर जाएंगे, अपने व्यक्तित्व का निखार आप इंग्लिश के माध्यम से कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ियां, चाहे आपके घर में हो, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे किसी भी शैक्षिक संस्थान में आप जिसकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने चल रहे हैं, सबके लिए अगर इंग्लिश आप जानते रहेंगे तो आप बेहतरीन टीचर साबित होंगे। तो ये सिलेबस मान करके नहीं पढ़ना है, प्रेशर में नहीं पढ़ना है, ये मान करके पढ़ना है कि इंग्लिश हमको बेसिक से एडवांस तक, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें इस तरीके से तैयार करके रखनी है कि जिससे कि आप एक कुशल टीचर, किसी भी क्षेत्र में रहें, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर रहें, उसमें अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग शुरू करेंगे। इंग्लिश जो सुपर टेट के सिलेबस में रखा गया, ऐसे ही नहीं रखा गया है। आज का युग पूरा इंग्लिश हो गया है। मोबाइल चलाते हैं उसमें इंग्लिश, कंप्यूटर चलाएंगे उसमें इंग्लिश, स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन के सामने बैठेंगे उसमें इंग्लिश, यानी इंग्लिश के बिना कोई काम चलने वाला नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि जो सुपर टेट के सिलेबस में इंग्लिश पोर्शन शामिल किया गया है, अगर इतना आपका तैयार हो जाएगा तो हर क्षेत्र में आप अपने आप में निखार पाएंगे। कहीं भी खड़े होंगे, किसी भी मंच पर खड़े होंगे एक शिक्षक बन करके, तो आपके व्यक्तित्व की एक अलग आभा रहेगी। तो आइए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है कि इंग्लिश ये ऑनलाइन क्लासेज होगी। और आज की टॉपिक में सबसे पहले थंबनेल के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सेंटेंस पढ़ने से पहले हम आपको ये क्लियर कर दें कि आपके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सिलेबस में तो स्पेशली देखेंगे तो उसमें एक वर्ड दे दिया गया, ग्रामर। अब ग्रामर शब्द में तो बहुत कुछ आता है, ग्रामर कह देने से ग्रामर में बहुत कुछ आता है, लेकिन ग्रामर में क्या क्या आपको पढ़नी है, ये सारी बातें समझ लेना ज़रूरी है। देखेंगे ग्रामर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आप लोग बने रहिएगा। आज पहली क्लास है, बेसिक टू एडवांस सब होना है, ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना आए। आपके सिलेबस में देखिए लिखा गया ना, ग्रामर, GRAMMAR, ये केवल एक टॉपिक लिख दिया गया, व्याकरण। ग्रामर मतलब व्याकरण होता है। अब व्याकरण में, ग्रामर में आपको मूल रूप से जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पोर्शन है, इसमें तो एक ग्रामर के साथ साथ इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ग्रामर को ग्रामर के रूप में, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरी टॉपिक चलेंगे, इसमें तीसरी टॉपिक आपको वर्ड पावर मिलेगी। वर्ड पावर, वर्ड पावर मतलब शब्द संग्रह। अब हम एक एक टॉपिक का पहले आपको बता दें कि आप भ्रम में न रहें। ग्रामर के अंतर्गत क्या पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन में कैसे आपकी तैयारी होगी, क्या पढ़ना है,
और वर्ड पावर में आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रखी गई, क्या क्या पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले लेते हैं ग्रामर टॉपिक को, यानी ग्रामर में आपको क्या देखना है। सबसे पहले ग्रामर के बारे में देखेंगे। ग्रामर में आपको पहली टॉपिक जो सिलेबस में पढ़ना है, सेंटेंस। दूसरी टॉपिक इसी के अंतर्गत होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तीसरी टॉपिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चौथी टॉपिक पढ़ेंगे टेंस, और टेंस में केवल एक नहीं, स्पेशली प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट में भी 4 प्रकार का, जब टेंस पढ़ाएंगे तो हम डिटेल करेंगे। इसमें आपको यानी एक एक टेंस में 4 टॉपिक पढ़नी है। एक तो इनडेफिनिट, इनडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, और चौथी टॉपिक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो गया। इसी तरीके से पास्ट में भी पढ़ेंगे 4 प्रकार का, फ्यूचर में भी 4 प्रकार का। तो टोटल अगर बात की जाए तो इसमें संख्या कितनी हो जाती है, 12 प्रकार के। 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में और 4 फ्यूचर में। तो 12 तरह के, यानी 12 टेंस हो गया, 12 टेंस पढ़ेंगे। टेंस के बाद जो चौथी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर के अंतर्गत, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब, MODAL, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। इसी को ऑक्सिलरी वर्ब, रूपित सहायक क्रिया इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। इसके बाद छठी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट में आपको क्या पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़नी है। सबसे पहले पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पढ़नी है, पार्टिसिपल, PARTICIPLE। दूसरा जीरंड देखेंगे, GERUND। तीसरा इन्फिनिटिव, इसी में पढ़ना है, इन्फिनिटिव। ये बेसिक रहेगा, ध्यान दीजिए, ये एडवांस नहीं है। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, इसका बेसिक रूल आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ग्रामर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें एक साथ आपको पढ़नी है। इसके साथ सब कुछ इसमें आएगा एक साथ। अगला, अब जब इतना पढ़ लेंगे तो इसके बाद फिर आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कौन सी टॉपिक थी, ये नंबरिंग किया जाए, छठी हो गई। इसके बाद 7वीं टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एटसेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती। ये भी आपके सिलेबस में है, लंबा समय लेगा ये भी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे भी जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे वॉइस, VOICE, वॉइस। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसके बाद 9वीं टॉपिक है जूनियर प्राइमरी सबके लिए, नरेशन, NARRATION, नरेशन। नरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या आएगा,
डायरेक्ट में डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आएगा। इसको देखिए किसी किसी एग्ज़ाम में कहीं अदर स्टेट में जाएंगे तो कहीं पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा होता है, तो इसी को नरेशन कहते हैं। इसके अलावा नरेशन के अलावा 10वीं टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग, QUESTION टैग्स, क्वेश्चन टैग्स। इसके बाद 11वीं टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें आपको देखना है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, कंपाउंड सेंटेंस एटसेट्रा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन में होता है ना, कभी कोई सेंटेंस दे दिया गया, आपसे कहा गया कि इसको दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करिए। मान लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के दे दिया गया, कहीं पर नेगेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने को दे दिया गया। इस तरीके से कोई असर्टिव सेंटेंस है, उसको इंट्रोगेटिव में कर दिया गया, कोई सिंपल है, कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करने के दे दिया गया। इसी तरह से कोई कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स में कर दिया गया, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स में कर दिया गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा। कहीं कहीं किसी अदर स्टेट में जाते हैं आप लोग, ट्रांसफॉर्मेशन लिखा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में वॉइस को भी शामिल कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ एकदम सुपर टेट के लिए, चाहे वो आपको जूनियर के लिए पढ़ना हो, चाहे प्राइमरी के लिए, हम जो सिलेबस लिख रहे हैं ये पर्टिकुलर प्राइमरी के लिए नहीं है, जूनियर और प्राइमरी दोनों को मिला करके है, दोनों को मिला करके। इसमें 1-2 टॉपिक का अंतर है, बाकी सब कुछ वही है, पैटर्न वही है, लेवल भी वही है। जूनियर में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डीप हो जाता है, तो हम आपको थोड़ा डीप लेवल पढ़ाएंगे ताकि आप जूनियर में भी अपने आप को परफॉर्म कर सकें और प्राइमरी में भी कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। ध्यान देंगे तो ग्रामर में इतनी टॉपिक आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़नी है। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे, ग्रामर के बाद दूसरा पोर्शन शुरू हो जाता है, इसको हम बी करके यहाँ रख देते हैं। दूसरा पोर्शन होता है ग्रामर के बाद वर्ड पावर का, ठीक है। यहाँ वर्ड पावर, WORD पावर। वर्ड पावर मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में ग्लाजरी भी कहा जाता है, इंग्लिश में ग्लाजरी भी कहते हैं, हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। वर्ड पावर मतलब ग्लाजरी या शब्दकोश। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, इसमें स्पेशली होता है सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड एक तो आ जाएगा। दूसरा इसमें अपोजिट वर्ड आएगा। सिमिलर वर्ड को सिनोनिम के नाम से जानते हैं, अपोजिट वर्ड को एनानिम या एंटोनिम के नाम से आप लोग इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, जानते हैं। अपोजिट वर्ड हो गया। इसके बाद तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चौथा जो इसमें टॉपिक आपके सिलेबस में पढ़ना है वो इडियम एंड फ्रेज, PHRASE। पांचवी टॉपिक जो पढ़नी है वो ये देखना है, इसमें स्पेलिंग स्पेल्ट करके पूछा जाता है, SPELLING, SPELT। इसका मतलब क्या हुआ, स्पेलिंग स्पेल्ट मतलब हुआ कभी करेक्टली कभी रॉन्गली, यानी कभी 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन करेक्ट दिए होते हैं, चौथा ऑप्शन आपको इनकरेक्ट के रूप में फाइंड आउट करना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन इनकरेक्ट होते हैं और 1 ऑप्शन करेक्ट होता है, तो करेक्ट को फाइंड आउट करना होता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्ड पावर में आपको इतनी सारी चीज़ें कवर करनी है। पहले आता था होमोफोन्स, जिसको हिंदी में समध्वनि कहते हैं, लेकिन अब होमोफोन्स आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम बता देंगे, आउट ऑफ सिलेबस कभी कभी 1-2 क्वेश्चन डाल देता है तो उसको भी हम बता देंगे
यहाँ सिलेबस में मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो वर्ड पावर में आपको इतनी सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी है। पहला कौन सा वर्ड पावर में? सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड मतलब समानार्थी होता है, जिसको हम हिंदी में पर्यायवाची भी कहते हैं। किसी सिमिलर वर्ड को दूसरे शब्दों में सिनोनिम कहते हैं। दूसरा अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड को यानी विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट वर्ड को हम एनानिम्स के नाम से जानते हैं। एंटोनिम कुछ लड़के पढ़ते हैं, साइलेंट नहीं करते हैं वर्ड को। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक लंबा सा सेंटेंस दिया होता है, उसमें आपको एक शब्द उस वर्ड के लिए, उस सेंटेंस के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड पूछा जाता, जिसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इडियम एंड फ्रेज, हिंदी में मुहावरा कहा जाता है, ये भी आपके सिलेबस में है। स्पेलिंग स्पेल्ट। स्पेलिंग स्पेल्ट मतलब यहाँ से तो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। स्पेलिंग में कभी रॉन्ग कभी करेक्ट करके पूछा जाता है। ये तो हो गया दूसरा पोर्शन, इसको हम कह देते हैं बी। ये बी पोर्शन है। पहला ग्रामर का ए पोर्शन हो गया। इसी में अगर हम तीसरे पोर्शन की बात करें यानी सी की बात करें, तो सी में कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन, इसी को अनसीन भी कहा जाता है। अनसीन, या इसी को हम प्रोज या पैसेज कह देते हैं। पैसेज इसी को कहते हैं। तो चाहे कॉम्प्रीहेंशन कहिए, चाहे पैसेज कहिए, चाहे अनसीन पैसेज कहिए। अब अनसीन इसलिए बोला जाता है कि इसको किसी निश्चित सिलेबस से नहीं निकाला जाता। ये आपके सामने ऐसे पैसेज को रखा जाता है कि जिसको आप न जानते हो, लेकिन उसके बारे में यानी जो घटनाएं समाज में घटित हुई होती हैं, विज्ञान से रिलेटेड होती हैं, सोशल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती हैं, पारिस्थितिक पर से रिलेटेड होती हैं, किसी राजनीति के अप्रोच को लेकर चलती हैं, किसी समाज के विशेष घटक को उसमें इंडिकेट कर दिया जाए, महिला को, पुरुष को, दहेज को, बच्चे के शोषण को। तो कुछ इस तरीके के टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में दिए जाते हैं। ज़्यादातर तो एजुकेशनल टॉपिक दिया जाता है, शैक्षिक टॉपिक दी जाती है, जिससे आप स्टूडेंट को उस टॉपिक के माध्यम से कुछ बता सकें, उसमें बहुत सारी चीज़, बहुत कुछ सीखने को मिले। कुछ इस तरीके के पैसेज का चुनाव किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो ग्रामर एक शब्द जो लिखा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ग्रामर के अंतर्गत सबसे पहले क्या पढ़ना है? सेंटेंस। इसके बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद फिर पढ़ा जाएगा, देखिए इसके अगले स्टेप को देखेंगे। इधर का पूरी चर्चा हम कर ही चुके हैं। तो वर्ड पावर, ग्रामर। अब हम आपको लेते हैं, आज आपकी शुरुआत करते हैं, आज इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं ग्रामर से, जो आपके सिलेबस में सबसे पहले मेंशन है। तो इस टॉपिक से चलेंगे, उससे शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा आज अधूरा न जाए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेंटेंस। हिंदी में इसको वाक्य कहा जाता है। अब वाक्य की बात की जाए, सेंटेंस की बात की जाए, एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये सेंटेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस मापदंड पर हम वर्ड्स को अरेंज करके रखें तो उसको सेंटेंस कहेंगे। तो सेंटेंस देखिए, अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलें तो ऐसे सेंटेंस नहीं बन जाता। सेंटेंस तक पहुंचने की एक कड़ी होती है। कड़ी कौन सी होती है? सबसे पहले हमको ये मालूम होता है, पहले किसी भी लेटर की बात आती है। लेटर, सेंटेंस तक पहुंचने के लिए लेटर, ये दो तरह के होते हैं। इसमें दो तरह की बातें आपको पढ़नी है, जो बेसिकली सबसे पहले वोवेल और इसके बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर। तो ये दोनों वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर्स, जब इनको पढ़े, इसको जब हम समझते हैं ABCD A to जो Z तक है, इसके बाद फिर बात आती है लेटर जब बन जाते हैं तो लेटर के बाद वर्ड की बात आती है। वर्ड मतलब शब्द, शब्द।
इसमें एक यूजफुल होता है, एक यूजलेस होता है। यूजफुल और एक यूजलेस होता है, दो तरह के वर्ड होते हैं। यूजलेस, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्थक, और दूसरा क्या होता है, निरर्थक। निरर्थक वर्ड्स होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। जब वर्ड पढ़ लेंगे तो वर्ड के बाद फिर हम किस पर पहुंचते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद फिर तब जा कर के अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आता है। फिर इसके बाद तब जा कर के पांचवें स्टेप पर हमको सेंटेंस का रूप मिलता है, सेंटेंस मिलता है। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या होता है, सारी चीज़ें समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस को तब डिफाइन करेंगे। अब इसमें अगर बात की जाए लेटर की, आप लोग जानते हैं इंग्लिश में या ग्रामर में 26 लेटर्स को मेंशन किया गया, रखा गया, जिसमें एक ग्रुप में मूल रूप से देखा जाए तो वॉवेल है, दूसरा कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब आप पेडागॉजी पढ़ेंगे, अब यहाँ पेडागॉजी सिलेबस में तो हम है नहीं कि जो ग्रामर को स्पेशली पढ़ा रहे हैं, पेडागॉजी पढ़ेंगे तो पेडागॉजी में ये बताया जाता है कि जो लेटर का विभाजन किया गया है वो केवल वावेल कॉन्सोनेंट से काम नहीं चलता, उसमें सेमी वावेल भी एक होता है, यानी जो वावेल जैसा भाव प्रकट करे। तो अभी सेंटेंस को समझने के लिए केवल इतना जानिए कि जब हम आपस में दो या दो से अधिक लेटर्स को जोड़ते हैं तो उनसे एक वर्ड बनता है, लेटर्स के कम्बिनेशन से वर्ड्स बनता है। वर्ड के बाद फिर ग्रुप ऑफ वर्ड बनेगा, फिर ग्रुप ऑफ वर्ड में इनको सब्जेक्ट प्रेडिकेट के क्रम में अरेंज करते हैं, तब इनसे तो ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बनता है। और जब किसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड में सेंटेंस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों होता है, दोनों मिल करके कंप्लीट सेंस देता है, तब उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब देखते हैं कैसे ये सेंस देता है, कैसे ये अर्थ देता है। सेंटेंस को पहले आप लोग डिफाइन करेंगे। सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य क्या होता है? परिभाषा, TEFINITION, बहुत ही इजी लैंग्वेज में परिभाषा। 2 आर मोर देन 2 words including subject and predicate, subject and predicate, comma, makes a complete sense, makes a complete sense, is called sentence। इसका मतलब क्या हुआ? 2 आर मोर देन 2 वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह, 2 आर मोर देन 2 वर्ड्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी इंक्लूड रहे, शामिल रहे, रहे दिया रहे, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ देखिए कामा लगा दिया गया। मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण भाव बनाते हैं, कंप्लीट सेंस बनाते हैं, इज कॉल्ड सेंटेंस, इन्हें हम सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इसको दूसरे शब्दों में परिभाषित करें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words including subject and predicate, subject and predicate, predicate that makes a, that makes a meaningful
टेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसको डिफाइन कर लीजिए। ये तो इंग्लिश में हो गया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस की अगर हम बात करें तो उसमें बिना सब्जेक्ट प्रेडिकेट का हम सोच ही नहीं सकते। इंक्लूडिंग सब्जेक्ट प्रेडिकेट यानी जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी शामिल रहे, दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस, जो कि मीनिंगफुल सेंस प्रकट करें, अर्थपूर्ण भाव प्रकट करे, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, यानी वो सेंटेंस कहलाता है। तो दोनों सेम है, थोड़ा सा शब्दों का अंतर है। आपको जो अच्छा लगता है उस परिभाषा को, उस डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हिंदी में अगर डिफाइन करना चाहें, क्योंकि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को हिंदी भी चाहिए, परिभाषा आप लिख सकते हैं, उद्देश्य एवं विधेय की उपस्थिति में उद्देश्य एवं विधेय की उपस्थिति में शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थपूर्ण भाव प्रकट करे, जो पूर्ण भाव, ऐसे लिख सकते हैं, भाव प्रकट करे, वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब ये उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम कहते हैं उद्देश्य, इसी को हिंदी में उद्देश्य कहा जाता है। जब भी ग्रामर में उद्देश्य की बात की जाए तो इसका मतलब है कि पर्पस से उसका लेना देना नहीं है, उसका सीधा सा मतलब होता है सब्जेक्ट से। और प्रेडिकेट की बात की जाए, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं विधेय। विधेय क्या होता भाई, जो विधि विधान से उद्देश्य के बारे में बताता है, प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस की कल्पना करेंगे उसमें कहीं न कहीं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, उद्देश्य का यानी सब्जेक्ट का होना अनिवार्य होता है, और प्रेडिकेट का भी होना, दूसरे पक्ष में प्रेडिकेट का होना अनिवार्य होता है। प्रेडिकेट कभी कभी सेंटेंस में दिया होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट यू के रूप में स्वतः मान लिया जाता है। और ये चांसेस देखा जाए काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आप लोग पढ़ेंगे, इंपरेटिव में ये स्थिति बनती है। जैसे हम कहें, एक गिलास पानी लाओ, दरवाज़ा बंद कर दो, खड़े हो जाओ, वहाँ बैठो, यहाँ आओ, ये भी एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट यानी कर्ता को स्वतः मान लिया जाता है, और ये जो माना जाने वाला कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, ये हमेशा यू के रूप में मानते हैं। तो जब सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं दिया होता है तो उसको हम अप्रत्यक्ष सब्जेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट कहेंगे। और कभी कभी सब्जेक्ट प्रत्यक्ष रूप में दिया होता है, उसको डायरेक्ट सब्जेक्ट कहेंगे। तो ये उद्देश्य, इसीलिए सेंटेंस की पूर्ण परिभाषा देने के लिए ज़्यादातर देखेंगे कुछ लोकल बुक्स में आपको मिलेगा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शब्दों के मेल तो करा दिए, लेकिन उसमें उद्देश्य विधेय नहीं दिया गया। अब देखिए, हम आपका भ्रम दूर कर दें, जैसे कहीं कहीं लिखा गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं, या दो या दो से अधिक शब्द जब पूर्ण भाव बनाते हैं तो उन्हें हम वाक्य कहते हैं। ये एक थोड़ा सा अपूर्ण है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे सपोज करिए कि लिखा गया जैसे gave me राकेश a pen today yesterday YESTERDAY। अब इससे ये देखिए शब्दों का सामंजस्य, ये सब दो या दो से अधिक वर्ड्स तो दे दिए गए, क्या इसको हम सेंटेंस कहेंगे? इसको सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, इसको केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे। सेंटेंस कब कहा जाएगा? जब इसको हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट के क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। तो व्यवस्थित करेंगे कैसे? राकेश गेव मी आ पेन yesterday। आप लोग बिल्कुल डिस्टर्ब ना होइएगा, ना चिंतित होइएगा, इसको सबको हम कैसे व्यवस्थित किया जाता है बताएंगे। ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस नहीं हुआ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स केवल हुआ। या कभी कभी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रेडिकेट होता ही नहीं है। जैसे कहा जाए कि आ रेड पेन, ये देखिए इसमें कितने शब्द आ गए? 1 2 3 शब्द आए, 2 या 2 से अधिक शब्द हो गया, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, इसको हम सेंटेंस के रूप में नहीं मानेंगे, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसमें प्रेडिकेट नहीं दिया गया है। तो सेंटेंस तभी, प्रेडिकेट मतलब क्रिया भाग, जब किसी भी सेंटेंस में जब शब्दों के समूह में दो बातें ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट रहे और एक दूसरा पोर्शन प्रेडिकेट अच्छा अर्थ दे, तभी उसको हम सेंटेंस कहेंगे। एक दो एग्जाम्पल और सेंटेंस का देखते हैं, अब आप लोग नोट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ही रीड्स READS, ही रीड्स दैट बुक, दैट बुक यानी वह उस किताब को पढ़ता है। नंबर 2, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, INGLISH, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। नंबर 3, राधा विल गो टू स्कूल। नंबर 4, दे गो, THERE। नंबर 5, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें सब में विचार करिए, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। देखिए दो इसमें पोर्शन मैंने यूज किया, इसमें सब में दो दो पोर्शन आया। अब जो शुरू के चारों सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें ही मीन्स वह, ही रीड्स दैट बुक, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? वह उस किताब को पढ़ता है, वह उस किताब को पढ़ता है, वह इस किताब को पढ़ता है। ही रीड्स दैट बुक, दैट बुक मतलब वह किताब। अब दैट मीन्स वह होता है, ही मीन्स भी वह। तो अगर हम बोलें कि वह किताब पढ़ता है, थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। तो कभी कभी होता है कुछ वर्ड्स जो प्रॉपर मीनिंग देते हैं, उसको सेंस में लाने के लिए, बेहतर भाव प्रकट करने के लिए उस वर्ड को हम अपने भाव में पिरो लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, बदल लेते हैं सही सेंस देने के लिए। तो ही रीड्स दैट बुक। अब इसमें देखिए, इसमें ही हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ, कर्ता हो गया, इसी को हिंदी में उद्देश्य कहा जाता है। सब्जेक्ट मतलब डूअर, कर्ता या उद्देश्य। दूसरा है रीड्स दैट बुक, ये प्रेडिकेट पोर्शन हुआ, ये प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट मतलब क्या होता है? विधेय, यानी विधि विधान से जो सब्जेक्ट के बारे में बताती है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिल करके
कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, कंप्लीट अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इनको हम सेंटेंस कहेंगे। दूसरा, आई एम रीडिंग, आई सेंटेंस का ये सब्जेक्ट हुआ, इसको डूअर कहेंगे। सब्जेक्ट के अलावा जो पोर्शन है, जो पार्ट बचा हुआ है, ये पूरा पूरा प्रेडिकेट के नाम से जाना जाएगा। ये प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट मतलब विधेय, इधर लिख देते हैं प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट हुआ, विधेय हुआ। विधेय क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। अगली टॉपिक हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही पढ़ेंगे। अभी सेंटेंस की परिभाषा, सेंटेंस को हम दिखा रहे हैं, कितने सेंटेंस होता क्या है, किस कंडीशन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहेंगे, किस कंडीशन में नहीं कहेंगे। तीसरा देखिए, राधा विल गो टू स्कूल, राधा स्कूल जाएगी। राधा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया यहाँ, और इसके बाद का जो पोर्शन है ये पूरा पूरा प्रेडिकेट के नाम से जाना जाएगा। प्रेडिकेट मतलब विधेय, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा या बताया जाता है उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, राधा करने वाली है, जाने वाली, तो राधा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो किसी कार्य को अंजाम देता है, किसी कार्य को करता है, उसी को ग्रामर में हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में सेंटेंस में चर्चा हो रही हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसको प्रेडिकेट कहेंगे। यहाँ चर्चा हो रही राधा के बारे में, राधा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। राधा के बारे में क्या बात कही जा रही है कि विल गो टू स्कूल, यानी स्कूल जाएगी। राधा के बारे में बोला गया कि स्कूल जाएगी, तो जो राधा के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बोला गया उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं, इसको प्रेडिकेट कहेंगे। चौथे सेंटेंस पर विचार करें। दे गो देयर, दे मीन्स वे, गो जाते हैं, देयर मीन्स वहाँ, वे वहाँ जाते हैं। अब चर्चा किसके बारे में हो रही? दे के बारे में। या कार्य करने वाला, जाने वाला दे है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अब दे के द्वारा जो कुछ किया जा रहा या दे के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमको दी जा रही है वही प्रेडिकेट हो गया। तो दे के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या दी गई? गो देयर, वहाँ जाता है, प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए, सब में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिया गया। अब जरा पांचवें सेंटेंस पर विचार करें। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो। हिंदी अर्थ होगा कि मुझे एक गिलास पानी दो, एक गिलास पानी दो, पानी दो। अब इसमें जरा देखिए, मुझे एक गिलास पानी दो बोला गया। अब मुझे एक गिलास पानी दो में सब्जेक्ट नहीं दिया गया, किससे बात की जा रही है? इसका मतलब है कि सब्जेक्ट अगर नहीं दिया गया, सामने वाला जो बैठा होगा उसी से कहेंगे भैया एक गिलास पानी लाओ। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो सब्जेक्ट हम स्वतः मान लेते हैं, और स्वतः जो माना जाता है वो माने जाने वाला सब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा ध्यान रखेंगे, वो यू होता है। यू मतलब तुम, या सम्मान देना है तो आप बोल सकते हैं, तुम या आप। आप मुझे एक गिलास पानी दीजिए, तुम मुझे एक गिलास पानी दो। तो जब किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट सीधा वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत कर दी जाए और सब्जेक्ट न दिया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो नन ऑफ एबव पर नहीं लगाएंगे, उपर्युक्त में से कोई पर नहीं टिक करेंगे, तब यू पर टिक करेंगे। अगर यू दिया रहेगा, भले ही सेंटेंस में नहीं दिख रहा है, तब छिपे हुए वर्ड को ही हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। कभी भी ध्यान रखेंगे, यू हमेशा छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है, कि कभी दिया जाता है, कभी गायब कर दिया जाता है। जब गायब कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में यू को हम सब्जेक्ट के रूप में मान लेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इंक्लूडिंग प्रेडिकेट। ऐसे भी बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। दूसरी तरह से अगर डिफाइन करना चाहें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या टू आर मोर देन टू वर्ड्स, टू आर मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह। अब दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जब भी बोलें तो इस वर्ड को अवॉइड नहीं करना है कि इंक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जब भी दो या दो से अधिक शब्द आएगा उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट का समावेश होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट उसमें इंक्लूड रहेगा, तभी सेंटेंस की परिभाषा पूर्ण मानी जाएगी। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टू आर मोर देन टू वर्ड्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस।
हिंदी में, उद्देश्य और विधेय की उपस्थिति में दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा मेल, दो या दो से अधिक शब्दों का सामंजस्य जो पूर्ण भाव प्रकट करे, उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। तो ये सेंटेंस आज आप लोग पढ़ें, इसमें देख ही लिए हैं कि कितने तरह का ये सेंटेंस किस तरीके से होता है, कैसे रखा जाता है। अब इसमें हम आपको सबसे पहले यानी कल की टॉपिक जो लेंगे, कल की टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये टॉपिक रहेगी। सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस के भाग। इसमें हम लोग कल जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में ये टॉपिक होगी। और दूसरा प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का जब हम डिटेल करेंगे तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कल की टॉपिक बता रहे हैं। एक तो होता है हेडवर्ड, हेडवर्ड, दूसरा होता है क्वालिफायर, क्वालिफायर। हेडवर्ड में दो तरह के वर्ड आ सकते हैं, कभी नाउन के रूप में, कभी प्रोनाउन के रूप में। क्वालिफायर में तीन तरह के शब्द आते हैं, एक तो डिटरमिनर, डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। इसी तरह से प्रेडिकेट पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इसमें तीन टॉपिक पढ़नी होगी, एक तो वर्ब क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट के बारे में। इस तरह से वर्ब में फिर आगे चलेंगे। फाइनाइट वर्ब, 5 प्रकार के वर्ब होते हैं। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट में 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में 3 तरह के होते हैं। तो वर्ब में इसका डिटेल करेंगे तो 5 प्रकार का वर्ब पढ़ना, फाइनाइट वर्ब में ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार का पढ़ना है। तो एक लेंदी टॉपिक है, कहने की छोटी है। तो कल हम लोग जो पढ़ेंगे, कल की हमारी टॉपिक क्या होगी, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जब आपके समझ में आ जाएगा, हम समझा देंगे, तो गारंटी है किसी भी सेंटेंस का डिसेक्शन कर लेंगे। कोई सेंटेंस दिया रहेगा उसमें आप ये आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो जाएंगे कि इसमें हेडवर्ड क्या है, क्वालिफायर क्या है। चाहे वो 1 लाइन का सेंटेंस हो, चाहे 2 लाइन का हो, 2.5 लाइन का हो, 3 लाइन को, एक एक वर्ड को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे एकदम गारंटी के साथ। तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप ये समझने में बेहतर अपने आप को साबित कर सकेंगे कि सेंटेंस आपके समझ में आ गया। तब ये अच्छी तरीके से आप सेंटेंस को समझ करके डिफाइन कर लेंगे, परिभाषित कर लेंगे। कहीं कोई सेंटेंस लिखा रहेगा उसमें कौन सा पोर्शन सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब में कौन सा किस तरह का वर्ब है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, हेल्पिंग है कि लिंकिंग है कि फ्रेजल है, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट लिविंग है, नॉन लिविंग है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट में नाउन कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। सारी चीज़ें, सारी बातें आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, रट करके इंग्लिश आप नहीं कर पाएंगे, ना समझ पाएंगे। एक बेहतर परफॉर्मेंस आपको एग्ज़ाम में दिखाना है तो आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ते चलेंगे, तब आपकी टॉपिक पूर्ण मानी जाएगी। तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और देख ही रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, एक बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको एक योग्य टीचर हम बना करके छोड़ेंगे। बस ज़रूरत होगी आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।